हेलो एवरीवन, दिस इज सविता चौहान। वेलकम टू सोशल साइंस क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 1 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू आ थाउजेंड्स ईयर्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट आपसे सीधे सिंपल में पूछा है कि फॉरेनर का मीनिंग जो है वो पास्ट में क्या था। जैसे कि आज आप जानते हैं, आपसे कोई भी पूछेगा फॉरेनर का मीनिंग क्या है तो आप कहेंगे जो कि दूसरी कंट्री से बिलोंग करता है, जो कि हमारी कंट्री का पार्ट नहीं है, हमारी कंट्री से बिलोंग नहीं करता अ पर्सन, तो वो क्या है, फॉरेनर। बट ऐसा नहीं था। पास्ट में क्या था, किसको कंसीडर किया जाता था? पास्ट में फॉरेनर का मीनिंग होता था समवन हु वाज नॉट अ पार्ट दैट द सोसाइटी एंड कल्चर, जो एक सोसाइटी का पार्ट नहीं है। एग्जाम्पल में देखें, फॉरेस्ट ड्वेलर है, वॉज अ फॉरनर, वो भी एक फॉरनर है। किसके लिए? सिटी ड्वेलर के लिए। अगर कोई फॉरेस्ट से सिटी में जा रहा है तो दैट मीन्स वो उसके लिए क्या हो गया, फॉरनर हो गया। इसी तरीके से जो दो पीजेंट हैं लिविंग इन द सेम विलेज, एक ही गांव में रहते हैं, वर नॉट फॉरनर्स टू ईच अदर, बट वो नहीं होंगे एक दूसरे के लिए फॉरनर। कौन होगा फॉरनर? अगर एक विलेज से दूसरे विलेज में जाते हैं तो वो उसको क्या कंसीडर करेंगे, तो वो फॉरनर कहलाएंगे। यानी प्लेस चेंज हो रहा है, चाहे वो सेम रीजन में ही क्यों ना हो, उसको कहते हैं फॉरनर। मतलब पास्ट में कहा जाता था। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो ओल्ड टर्मिनोलॉजी है वो न्यू टर्मिनोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंट है, बिल्कुल अलग ही मीनिंग है। क्योंकि आज हम क्या कहते हैं फॉरनर को, जो दूसरी कंट्री से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। अगर हम देखें, अब जब हम लेसन को रीड करते हैं तो उसके बाद स्टूडेंट्स हमें पता चल जाता है कि सेंटेंस राइट हैं और रॉन्ग हैं। सिंपल, अगर आपको कभी भी ट्रू फॉल्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो दैट मीन्स आपने उसको चैप्टर को ध्यान से नहीं रीड करा। चैप्टर को हमेशा पहले एक बार रीड करना चाहिए, उससे ही आपको ये जो ट्रू फॉल्स हैं और फिलिंग द ब्लैंक्स हैं ईजिली आप उसको कर सकते हैं नॉर्मली। वी डू नॉट फाइंड द इंस्क्रिप्शंस फॉर द पीरियड आफ्टर 700। इसने बोला, इस क्वेश्चन में बोला है इंस्क्रिप्शन आफ्टर द 700 सेंचुरी के बाद नहीं मिलते हैं, जबकि हिस्टोरियंस को 700 के बाद इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। उन्हीं से उनको जो इन्फॉर्मेशंस है पता चली हैं कि किस तरीके से चेंजेस हुए हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स है। ठीक है। एंड द मराठा एजर्टेड, यहाँ पे अगर बिफोर होता तो हम उसको क्या बोलते, ट्रू, बट यहाँ आफ्टर है तो दैट मीन्स आप फॉल्स करेंगे। एंड द मराठा asserted their political importance during this period। हाँ, क्योंकि मराठा को इस पीरियड में एक पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस मिली। फॉरेस्ट ड्वेलर वर समटाइम पुश आउट ऑफ दियर लैंड्स विद द स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स। ट्रू, क्योंकि कई बार जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हुआ करते थे उनको वहाँ से डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता था, हटना पड़ता था, ताकि वहाँ पे जो एग्रीकल्चर है की जा सके, तो वहाँ से उनको पुश आउट किया जाता था। एंड तो ये ट्रू हो गया। एंड सुल्तान गयासुद्दीन बलबन कंट्रोल असम, मणिपुर एंड कश्मीर, ये फॉल्स है, क्योंकि ईस्ट से वेस्ट तक कंट्रोल जो था वो किसका था, सुल्तान गयासुद्दीन बलबन का। तो बंगाल से लेके अफगानिस्तान में गजनी तक। तो ये जो है, इसीलिए आप क्योंकि लेसन जब रीड करेंगे तो वहाँ पे आपको सेंटेंस मिलेगा, तो इसीलिए ये फॉल्स है। हमेशा ट्रू फॉल्स को आपको उसका एक आंसर भी कंसीडर करना है साथ में। फिलिंग द ब्लैंक्स बहुत इजी हैं, जो क्योंकि आपने अगर रीडिंग करी है तो बहुत ही इजी है। यानी आर्काइव्स वर प्लेस वेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स आर केप्ट, यानी एक वो प्लेस ऐसा है जहाँ पे आप मैन्युस्क्रिप्ट्स को रखते हैं। तो आर्काइव्स मीन्स क्या होता है, दैट मीन्स एक ऐसा प्लेस लाइक अ लाइब्रेरी जहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, बुक्स को रख सकते हैं संभाल के। और जो भी आपकी ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जो एक ऐसा प्लेस है वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स वर स्टोर्ड। ठीक है। टुडे ऑल नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव आर्काइव्स। सबके पास जो भी आज के टाइम पे आप देखेंगे जो लाइब्रेरी हैं, नेशनल लाइब्रेरी हैं, वहाँ सब नेशनल लाइब्रेरीज़ में इनको ध्यान से रखा गया है संभाल के। कीप ऑल देयर ओल्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजैक्शंस जितनी भी हैं, तो वो सब क्या कहलाता है, आर्काइव्स कहलाते हैं, जहाँ पे संभाल के डॉक्यूमेंट्स को और मैन्युस्क्रिप्ट्स को रखा जाता है। लाइब्रेरीज they were placed in libraries and archives।
तो सेम ही है। और आर्काइव में जो आपको वहाँ से जो भी बुक्स मिलती हैं या मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलती हैं, तो उनको कौन यूज़ करता है? हिस्टोरियंस यूज़ करते हैं। किसके लिए? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। तो मैन्युस्क्रिप्ट तो बहुत यूज़फुल होती हैं हिस्टोरियंस के लिए, क्योंकि जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स हैं या फिर जो भी अबाउट ऑफ पास्ट के बारे में जानना है, तो वो सारा कहाँ से पता चलता है? मैन्युस्क्रिप्ट से। नेक्स्ट है जियाउद्दीन बैरानी वॉज अ 4th सेंचुरी क्रॉनिकलर। जो जियाउद्दीन हैं वो क्या थे? वो ही एक मतलब वहाँ के वो थे क्रॉनिकलर मीन्स क्या होता है? जो कि क्रॉनिकल्स ऑफ द रूलर, यानी जो उनके बारे में लिखा करते थे। क्रॉनिकलर्स मीन्स जो रूलर्स के बारे में अबाउट ऑफ उनकी प्रेजिंग होती थी, जो उनकी वॉर्स होती थी, तो वो सारा लिखते थे, वो होते थे क्रॉनिकलर। तो जियाउद्दीन जो बर्नी हैं वो कौन थे? 14th सेंचुरी के थे। और पोटैटो, कॉर्न, चिलीज, टी, कॉफ़ी, ये एग्जाम्पल हैं न्यू क्रॉप्स के जो सब कॉन्टिनेंट में इंट्रोड्यूस हुई थी। यानी अब ये जो क्रॉप थी उनको कल्टीवेट किया जाने लगा था। ठीक है, ये सारे आपके क्या हैं? फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। और फिलिंग द ब्लैंक्स के साथ साथ आपके ट्रू फॉल्स भी हो गए हैं। और ट्रू फॉल्स के साथ आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लिस्ट। आपको कुछ ऐसे चेंजेस बताने हैं जो कि इस पीरियड्स में हुए हैं। तो लाइक अ स्पिनिंग व्हील इन वीविंग। जो स्पिनिंग व्हील है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? जो कि बुनाई करने के काम होता था। फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, यानी हथियार यूज़ किए जाते थे। एंड द पर्शियंस व्हील इन इरिगेशंस। और जो पर्शियन व्हील था वो यूज़ किया जाता था सिंचाई के लिए। तो कुछ टेक्नोलॉजी भी है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी हुए इस पीरियड में, क्योंकि हम एक ऐसा पीरियड पढ़ रहे हैं जहाँ पे मतलब 700 से लेकर 50 के बीच जो उस टाइम पे जो भी चेंजेस हुए हैं सब कॉन्टिनेंट में। सब कॉन्टिनेंट मीन्स क्या होता है? यानी कॉन्टिनेंट का ही एक पार्ट। अ लार्ज लैंड मास दैट आर फॉर्म पार्ट ऑफ अ कॉन्टिनेंट। ठीक है, एशिया स्पेशली अगर हम इंडिया क्या है? एशिया का पार्ट है, तो इसीलिए एशिया लाइक अ बांग्लादेश, पाकिस्तान, तो ये सब कॉन्टिनेंट कहलाएंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट वर सम ऑफ द मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। और भी कौन कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो हुए हैं इस पीरियड में? अभी आपने टेक्नोलॉजिकल चेंज देखे हैं, तो ये आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। नेक्स्ट है कि रिलीजियस पर्पस से क्या चेंजेस हुए, यानी धर्म में भी चेंजेस आ रहे थे। ऐसा नहीं है कि ये पार्ट रह जाएगा। पहले किसी और तरीके से पूजा की जाती थी, भक्ति की जाती थी, या भगवान को के लिए रिचुअल प्रैक्टिस की जाती थी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो वाला वे भी चेंज हुआ कि हम भगवान के लिए किस तरीके से कर सकते हैं। लाइक अ वॉरशिप करने के लिए अब हिंदुइज्म में, यानी जो एक हिंदू धर्म है उसके अंदर डेटीज जो देवी देवता थे, अब नए नए देवी देवता आने लगे थे। एंड कंस्ट्रक्ट टेम्पल बाय रॉयलिटी। अब जो राजा हुआ करते थे वो क्या नए नए टेम्पल्स बनाते थे, क्योंकि उसकी बहुत इम्पोर्टेंस होती थी। एक राजा की या जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे वो उनके एक स्प्लेंडर के लिए बहुत ज़रूरी होता था, शानदार, और उनकी शान शौकत के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता था कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल्स। तो इस पीरियड में बहुत टेम्पल्स को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। ब्राह्मण्स की बहुत इम्पोर्टेंस थी एंड स्पेशल प्रेज, क्योंकि वो ही संस्कृत के जो नॉलेज थी या जो वेद थे, जो मंत्र थे, उनकी उच्चारण की नॉलेज किसको होती थी? ब्राह्मण्स को। तो जो भी ज़्यादा लोग डिपेंड करते थे अपने रिचुअल प्रैक्टिस के लिए ब्राह्मण्स पे करते थे, इसलिए इनकी इम्पोर्टेंट इस पीरियड में ज़्यादा थी। लेकिन धीरे धीरे लोगों को ये भी समझ आने लगा कि एक भक्ति भी हम लोग कर सकते हैं और बिना ब्राह्मण्स के। तो द इमरजेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति का आइडिया भी इमर्ज हो रहा था। भक्ति का मतलब क्या होता है कि विदाउट हेल्प ऑफ द ब्राह्मण प्रीस्ट आप डायरेक्टली बहुत ही सिंपल वे में भगवान की खुद पूजा कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं और उनका ध्यान कर सकते हैं।
इसी पीरियड में इस्लाम भी उनका भी इंट्रोड्यूस हुआ, उनका भी इंट्रोडक्शन हुआ। तो इस्लाम, भक्ति और टेम्पल्स, ये सारी चीज़ें हैं और डेटीज़ जो कि इसमें रिलीजियस पर्पस से बहुत ज़्यादा चेंजेस जो हुए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस थे, मेजर चेंजेस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट वे हैज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान चेंज ओवर द सेंचुरी। हिंदुस्तान का मीनिंग आज जो टर्मिनोलॉजी चेंज हुई है, अगर हम देखें न्यू एंड और टर्मिनोलॉजीज़ में, तो ये एग्जांपल अच्छा है। हिंदुस्तान आज हम उस वर्ड नहीं बोलते, आज हम इंडिया बोलते हैं। टुडे अंडरस्टूड एज अ इंडिया, ठीक है, लेकिन पहले हिंदुस्तान बोला जाता था। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस हुआ, वर्ड्स में यानी टर्मिनोलॉजी में चेंज हुआ है। यही एग्जाम्पल है। आपसे कोई पूछता है कि ओल्ड और न्यू टर्मिनोलॉजीज़ में क्या एग्जाम्पल दो, तो आप हिंदुस्तान दे सकते हैं, क्योंकि 13th सेंचुरी में अगर हम देखें, मिनाज सिराज ने, जो कि क्रॉनिकलर थे, क्रॉनिकलर मीन्स जो कि प्रेजिंग राइट करते थे किसकी, राजा के बारे में, उनका जो उनकी वॉर्स थी, उनके जो पावर थी, जो स्ट्रेंथ थी, उनके बारे में लिखा करते थे। एंड तो उन्होंने लिखा कि जो पंजाब, हरियाणा और जो लैंड है गंगा यमुना के बीच का, तो ये जो कि दिल्ली सल्तनत का से बिलोंग करती है, वो पार्ट यानी ये सारा एरिया क्या कहलाता था, ये एरिया दिल्ली सल्तनत वाला एरिया ही हिंदुस्तान कहलाता था। लेकिन 14th सेंचुरी में देखें तो जो हिंद का मीनिंग है, अमीर खुसरो ने बोला है कि जो इंडस रिवर में जो लोग रहते थे, उनका कल्चर और उन लोगों का से रिलेटेड है ये जो, मतलब उन्होंने इसको हिंद कहा कि उन लोगों के कल्चर और उन लोगों को वहाँ पे जो रिवर के आसपास रहते थे, उन लोगों के लिए ये वर्ड उन्होंने यूज़ करा। और वेयरएज अगर हम बाबर की बात करें, तो बाबर ने इस टर्म को यूज़ करा कि डिस्क्राइब द सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले लोग हैं, उनका कल्चर, उनका जियोग्राफी, उनका फोना, वहाँ का जो वेजिटेबल है, ये सारी चीज़ों को उन्होंने क्या बोला कि हिंदुस्तान है। तो बाबर का मीनिंग अलग था। और इसी तरीके से जो अमीर खुसरो थे, उनका मीनिंग अलग था। उन्होंने इंडस रिवर में रहने वाले लोगों को इस वर्ड से कंसीडर किया, जबकि मिनाज सिराज ने 13th सेंचुरी में दिल्ली सल्तनत को हिंदुस्तान कहा। बाबर ने जो कि सब कॉन्टिनेंट में जो लोग रहते थे, उनका कल्चर, जियोग्राफी और उनका जो भी फोना था, वहाँ का वनस्पति थी, वेजिटेशन था, वो उन सबको क्या बोला, फोना दैट मीन्स एनिमल। तो वहाँ के जो कि एनिमल थे, वनस्पति नहीं एनिमल, तो वहाँ के जो फोना, जियोग्राफी और कल्चर वाला पार्ट है उन लोगों का, उसको हिंदुस्तान कहा। ये तो किसका एग्जाम्पल है, तो टर्मिनोलॉजी का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जाति क्या थी। जाति सिंपल है कि यहाँ पे लिख लेना, ये जो विच लेड टू वर्ड है, इसमें थोड़ा सा सेंटेंस एक मिस हो गया है, तो इस सेंटेंस में आप इसको कंप्लीट करने के लिए आप इसको लिख सकते हैं कि ये इंट्रोडक्शन जाति और जो सब कास्ट है किसने करी है। एज ए सोसाइटी बिकम मोर डिफ्रेंशिएट, जैसे जैसे सोसाइटी बहुत डिफ्रेंशिएट बनती जा रही थी, अलग अलग उनका ऑक्यूपेशन था, उनका बैकग्राउंड था, तो उस रैंक के बेस पे जाति और सब कास्ट इंट्रोडक्शन हो रहा था। तो आप एज ए स्टार्टिंग में यहाँ पे इस वर्ड को यहाँ पे इस पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेना, एज सोसाइटी बिकेम मोर डिफ्रेंशिएट विच लेड, ठीक है, विच लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ जातीज एंड सब कास्ट। क्योंकि किसी का जो वर्क है, किसी का जो बैकग्राउंड है, यानी लोअर कास्ट से है या अपर कास्ट से है, इन सब चीज़ों के बेस पे ही एक रैंक बन जाती थी, वही जाति और सब कास्ट कहलाती थी। जाति, अब हम कह सकते हैं जाति जो रेगुलेट होती थी, यानी जो उनके रूल रेगुलेशन बनते थे, तो जो असेंबली यानी वहाँ जो संस्थाएं, ग्रुप बना हुआ था लोगों का, उनके अंदर कुछ एल्डर्स होते थे, ठीक है, एज अ उनको जाति पंचायत के नाम से भी जाना जाता था। तो ये कुछ रूल रेगुलेशन बनाते थे, इन्हें खुद भी फॉलो करते थे। बाकी जो मेन वहाँ का हेड होता था, चीफटेन, तो वो इस चीज़ को क्या करता था, देखता था कि सब जो भी रूल्स हैं गांव के लिए बनाए गए हैं, वो सब इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जाति दैट मीन्स बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन एंड बैकग्राउंड
के बेस पे एक रैंक दी जाती थी कि आप अपर कास्ट में हो, लोअर कास्ट में, सिंपल। तो और ये क्यों इंट्रोड्यूस हो रही थी, क्यों इसका इंट्रोडक्शन हुआ, क्योंकि सोसाइटी डिफ्रेंशिएट हो रही थी, अलग अलग तरीके से बढ़ रही थी। पहले इतना सिंपल था, लेकिन बाद में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी तो वो अपने अपने उनका जो वर्क था वो भी अलग होता रहा। कोई एग्रीकल्चर की तरफ ज़्यादा जा रहा था, तो कोई ट्रेड की तरफ जा रहा था, जिससे उनको प्रॉफिट हो रहा था, किसी को कम, किसी को ज़्यादा। तो सोसाइटी जो थी वो क्या कर रही थी, डिफ्रेंशिएट हो रही थी अपने ऑक्यूपेशन के बेस पे, जिसकी वजह से इनकी रैंक बनाई। यानी अब रैंक नॉट फिक्स, ये फिक्स नहीं थी, क्योंकि पहले चेंजेस होती रहती थी। उनका स्टेटस जो हुआ करता था एरिया टू एरिया अलग भी होता था। पहले फिक्स नहीं थी कि भाई तुम अपर ही हो या लोअर हो, ये आफ्टर द सम टाइम ये चीज़ें फिक्स हुई कि हाँ भाई ये तो ये काम करता है तो इसी का है। पहले नहीं था, पहले तो चेंजेस होते रहते थे। भाई थोड़ा सा उस एरिया में उसको ज़्यादा वैल्यू मिलती थी उस काम को, तो दूसरे एरिया में उसको थोड़ा सा लोअर कंसीडर किया जाता था। तो सर्विस जो है लोकल या हाई से देखें, रिक्वायर्ड टू जो भी पे करते थे टैक्स सोसाइटी के अंदर, तो उसके बेस पे धीरे धीरे इकोनॉमिकली और सोशल डिफरेंसेस जो इमर्ज हुए पीजेंट के अंदर, ठीक है, और उनके परफॉर्मेंस के बेस पे ही ये एक जाति बनी। और ये सारा जो था फॉरेस्ट ड्वेलर से लेकर, जो कि हम सिटी ड्वेलर की बात करें, या प्रीस्ट हैं, मोनेस्ट्रीज हैं टेम्पल्स में, या फिर जो ट्रेडर्स थे, सबका अपना अपना एक इकोनॉमिकली वर्क था, और उस बेस पे वो प्रॉफिट प्रोडक्टिव वर्क करते थे। कोई कैटल्स रखता था, कोई लैंड रखता था, तो कोई कुछ लेबर वर्क ही करता था, कोई आर्टिजनल वर्क करता था। तो उस वर्क की वजह से सोसाइटी डिफ्रेंशिएट हो गई, जिसकी वजह से ये जाति इमर्ज हुई। नेक्स्ट है व्हाट डज द टर्म पैन रीजनल एम्पायर मीन। अब पैन रीजनल क्या है? सिंपल है, पैन रीजनल यानी जो एम्पायर है, एक एम्पायर है बना है, वो छोटे छोटे स्मॉलर रीजन को मिलाकर बना है, ठीक है, कंप्राइज किया है। लेकिन वो कंप्राइज भी हो गया है, किंगडम बन गया है, ठीक है। एम्पायर जो स्मॉलर किंगडम है वो अब एक एरिया में जब ज्वाइन हो रहे हैं तो एक बहुत बड़ा एम्पायर बन गया, ठीक है। जो डायनेस्टीज़ थी, जो डिफरेंट डायनेस्टी थी, उनका ज्वाइन करके क्या बन गया, एम्पायर। उसे पैन रीजनल कहा जाता है। बट इसमें यह भी ध्यान रखना है कि उनका खुद का जो लैंग्वेज थी, जो उनके कल्चर था, सबका अलग अलग था, और वो किसी ने भी लूज़ नहीं करा। अपने जो डिस्टिंक्टिवनेस थी, जो स्पेशलिस्ट जिसे कह सकते हैं, उनकी क्वालिटी थी। जैसे कि लैंग्वेज है, एक एरिया की अलग लैंग्वेज है, दूसरे की अलग है। बट जब वो एक बहुत बड़े एम्पायर में चेंज हो रहे हैं, छोटे छोटे किंगडम, तो ऐसा नहीं है कि वो अपना लैंग्वेज भूल जाएंगे या अपना कल्चर या अपना जो भी चीज़ें हैं, नहीं, वो उन्होंने किसी ने भी अपनी स्पेशल डिस्टिंक्टिवनेस को लूज़ नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मुग़ल, चोलाज और खिलजी ऐसे ही एम्पायर हैं जो छोटे छोटे किंगडम और डायनेस्टीज़ को के इमर्ज होने से, यानी उनको कंप्राइज करने से बना है। क्योंकि जो 700 में जो रीजन थे इंडिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर, उनका खुद का भी एक जियोग्राफिकल डायमेंशन से देखें या उनका लैंग्वेज देखें, कल्चर, करैक्टरिस्टिक्स सबके अलग अलग थे खुद के। लेकिन एक होने के बाद भी उन्होंने इस चीज़ को खोया नहीं, अपना उनका खुद का एक स्पेशल जो उनका डिस्टिंक्टिवनेस था वो बना रहा। What are the difficulties historians face in the using manuscripts? मैन्यूस्क्रिप्ट्स को यूज़ करते हुए बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं जो कि प्रॉब्लम फेस करते हैं। आप खुद ही देखो, एग्जांपल लो, आप अपनी फ्रेंड, जैसे कि आप अपनी फ्रेंड की नोटबुक ले रहे हो, बाय चांस आप अपसेंट हो जाते हैं और अपनी फ्रेंड की नोटबुक लेते हैं, तो जब आप उनसे कॉपी करते हैं, सम टाइम हम उस सेंटेंस या वर्ड को समझने में हमें बहुत कई बार प्रॉब्लम होती है अल्फ़ाबेट्स को, तो हम कोशिश करते हैं उसको समझने की और कंसीडर करते हैं, सोचते हैं कि नहीं शायद ये वाला होगा, शायद ये वाला होगा, और फिर हम उसे अपने अकॉर्डिंग लिख देते हैं। ऐसे हिस्टोरियंस हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट जब रीड करते हैं तो कई बार उनको कुछ वर्ड समझ नहीं आ रहा, तो इसका रिज़ल्ट ये होता है कि उसके अंदर चेंजेस हो जाता है। यानी जो वो कॉपी कर रहे हैं, मेन जो ओरिजिनल वाली जो
लिखी गई है मैन्युस्क्रिप्ट्स, उसमें से जब कॉपी करते हैं तो उसमें थोड़े से चेंजेस वर्ड्स में या सेंटेंसेस में हो जाते हैं। तो इसी तरीके से फिर ये पास आउट होता रहता है। द स्क्राइब्स हु कॉपी देम, और जो भी स्क्राइब्स हैं ये कॉपी करते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आते ही रहते हैं। स्क्राइब्स कौन से होते हैं? जो कि ये लिखते हैं, यानी जो लिखने का काम करते हैं, जो प्रशिष्टी हैं, कॉपी करते हैं मैन्युस्क्रिप्ट से बाय हैंड, यानी हाथों से जो लिखते हैं, कॉपी करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? स्क्राइब्स कहलाते हैं, जिनका राइटिंग का वर्क है, कॉपी करने का काम है मैन्युस्क्रिप्ट से। As a result, historians have to read different manuscripts, versions of the same text to guess what the authors and originally written. और रिजल्ट यही होता है जब उनको मैन्युस्क्रिप्ट्स वो पढ़ते हैं अलग अलग सेम टेक्स्ट के, तो उनका जो वो गैस करते हैं कि भाई ऑथर ने शायद ये लिखा होगा, वो लिखा होगा, जिसकी वजह से चेंज हो जाते हैं। और ये मेन प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हिस्टोरियन को फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीरियड जो था, जो हम पढ़ रहे हैं, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं 7th क्लास में, तो ये किस बेस पे डिवाइडेड है, कितने इसके पार्ट हैं? तो मेन अगर हम देखें तो जो बेस ऑन इकोनॉमिक सोशल फैक्टर विच कैरेक्टराइज दैम, हिस्टोरियंस ने इसको इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर के अकॉर्डिंग भी डिवाइड किया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग भी देखा, लेकिन फिर भी उसमें फेस करी उन्होंने प्रॉब्लम, क्योंकि सिर्फ इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस के बेस पे अगर जो हिस्टोरियंस हैं अगर उस फैक्टर को कंसीडर करके वो डिवाइड करते हैं, हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं कि इकोनॉमिक और सोशल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं आज या फिर उसके बाद या उसके बाद, तो उसमें कुछ बाउंड्रीज़ का मैटर रह जाता है कि वो नहीं क्लियर होता है कि बाउंड्री मतलब कहाँ से कहाँ तक उस एरिया का डेवलपमेंट हुआ। जैसे कि अगर मैप रीड करें तो मैप में ये क्लियर नहीं हो रहा था उस टाइम पे, अगर हम इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस के बेस पे ही पीरियड को डिवाइड करके हिस्टोरियंस अंडरस्टूड करें कि मेन बाउंड्रीज कहाँ से कहाँ तक थी, वो डेफिनाइट नहीं थी। इसी तरीके से अगर कुछ हिस्टोरियंस ने मिडल 19th सेंचुरी में हिस्ट्री को डिवाइड करा 3 पीरियड्स में, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यानी उन्होंने कहा कि पहले हिंदू थे, हिंदू के बाद मुस्लिम आए और मुस्लिम के बाद ब्रिटिश आए, तो हम इन सब के पीरियड्स को पढ़ते हैं और यही एक हिस्ट्री है। और ये हम मेडिवल ऑफ द 19th सेंचुरी के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके 3 पार्ट हैं, यानी एक पूरा जो मेडिवल है उसको 3 पार्ट में बांट दिया और तीनों पार्ट में पहले हिंदू, फिर मुस्लिम और ब्रिटिश, फिर उसको हम पढ़ते हैं। यानी 1750 से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनका रूल आ जाता है। स्टार्टिंग में हिंदू थे, हिंदू के हटते ही मुस्लिम आ जाते हैं, जो कि हम दिल्ली सल्तनत और फिर उसके बाद मुगल पढ़ेंगे। डिवीज़न वॉज, फिर यहाँ भी बोला है कि बेस्ड ऑन द रिलीजन ऑफ द रूलर्स के बेस पे जो ये डिवीज़न किया है धर्म के नाम पे, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, तो ये ओनली इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज, तो यहाँ पे रूलर्स के रिलीजन को इम्पोर्टेंस दी गई है। द डिवीज़न बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन ऑफ रूलर वाज द ओनली इम्पॉर्टेंट द हिस्टोरिकल चेंज, तो उनके जो रिलीजन है उस बेस पे ये इम्पॉर्टेंट है कि हिस्टोरिकल चेंजेस में जो भी है उसको समझने के लिए। बट अगर हम देखें तो इसमें इग्नोर किया गया है रिच डाइवर्सिटी ऑफ द इंडियंस एंड सब कॉन्टिनेंट, यानी इसमें इकोनॉमिक और जियोग्राफिकल चेंजेस को ध्यान में नहीं रखा गया है, सिर्फ रिलीजन को दिया गया है। और अगर इसके बेस पे देखते हैं हिस्टोरियंस जो हैं डिवाइड करते हैं पीरियड्स को, जो उन्होंने करा उस बेस पे देखा जाए तो उसमें भी कमी है, उसमें भी प्रॉब्लम फेस करते हैं हिस्टोरियंस उस पीरियड को कि उसमें फिर बाउंड्रीज नहीं क्लियर होती हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे। किसको, जो भी हिस्टोरियंस, अगर आज आप एक हिस्टोरियन हैं और आप रीड करना चाहते हैं मेडिवल पीरियड को, तो आप किस बेस पे रीड करेंगे, तो वहाँ पे आप डिफ़िकल्टी फेस करेंगे कि एंटायर पीरियड एज वन हिस्टोरिकल यूनिट, यानी फेस डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द एंटायर पीरियड। हम पूरे एंटायर पीरियड को एक यूनिट में डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। तो ये हमने चैप्टर 7 के बारे में पढ़ा, जो कि मेडिवल जो आपकी 7th क्लास में है, मेडिवल पीरियड हिस्ट्री है। और इसके अंदर सिर्फ सिंपल में यही बताया है कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, चाहे वो वर्ड के थ्रू समझाने की कोशिश करी है, ओल्ड एंड न्यू टर्मिनोलॉजी, और उसके एग्जांपल्स भी दिए हैं, टेक्नोलॉजी चेंजेस हैं, पॉलिटिकल चेंजेस हैं, और सिंपल वे में रीजन और एम्पायर को समझाया है, जाति है और लैंग्वेज
रीज़न, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि चैप्टर के अंदर क्लियर हैं। उसी बेस पे, हेडिंग के बेस पे क्वेश्चंस हैं। बहुत इजी चैप्टर है। और इसके बाद हम करेंगे सेकंड चैप्टर। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।